नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी किया। हाथरस गैंगरेप मामले में पुलिस पर युवती का जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप, जांच के लिए एसआईटी गठित। एनसीआरबी के हवाले से कहा गया, देश भर में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 7% बढ़े और पीटीआई कवरेज को देशद्रोही ठहराने वाले प्रसार भारती के पत्र को नहीं मिली थी उसके बोर्ड की मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसला सुनाते हुए विशेष सीबीआई जज एस के यादव ने कहा कि ये विध्वंस सुनियोजित यानी प्री प्लान्ड नहीं था, ये एक आकस्मिक घटना थी। असामाजिक तत्व गुंबद पर चढ़े और उसे ढहा दिया गया। फैसले में यह भी कहा गया कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी, आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों द्वारा उन्मादी भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले की वीडियो फुटेज की कैसेट पेश की, लेकिन उनके जो दृश्य थे वो क्लियर नहीं थे और ना ही उन कैसेट्स को सील किया गया था। घटना की तस्वीरों के नेगेटिव भी अदालत में पेश नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 12 बजे तक सब कुछ ठीक था, मगर उसके बाद विवादित ढांचे के पीछे से पथराव शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल विवादित ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि ढांचे में रामलला की मूर्तियां रखी हुई थी। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और कार सेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अलावा विनय कटियार और साध्वी रितंभरा समेत कई अन्य नेता भी शामिल थे। और अब अगली खबर, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मंगलवार को दम तोड़ चुकी उत्तर प्रदेश के हाथरस की सामूहिक बलात्कार पीड़िता का देर रात पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार किए जाने का मामला सामने आया है। कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और मौके पर पुलिस खड़ी है, जबकि वहां पर आसपास परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। इस बीच मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इधर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 19 साल की युवती से बीते 14 सितंबर को सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसके अलावा उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थी। आरोपियों ने पीड़िता की जीभ तक काट दी थी। उनका इलाज अलीगढ़ के एक अस्पताल में चल रहा था। करीब 10 दिन के इलाज के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद 21 सितंबर को युवती होश में आई थी, तो उसने अपने साथ हुई आपबीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद 23 सितंबर को उन्होंने पुलिस के समक्ष बयान दिया। पीड़िता 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। आरोप है कि युवती के ही गांव के सवर्ण जाति के 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। युवती के भाई की शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों संदीप, उसके चाचा रवि और दोस्त लवकुश और रामू को गिरफ्तार किया गया है। अब युवती का जबरन अंतिम संस्कार किए जाने का पुलिस पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनकी सहमति के बिना ही जबरन पीड़िता का अंतिम संस्कार किया है। परिवार का कहना है कि वे आखिरी बार अपनी बेटी के शव को घर लाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। पीड़ित परिवार मंगलवार रात को भारी पुलिस बल के साथ दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुई थी। युवती के परिवार के एक सदस्य का कहना है कि परिवार के सदस्यों से पहले हाथरस पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि वहीं पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कहना है कि परिवार की सहमति के साथ ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। और अब अगली खबर, भारत में साल 2019 में प्रतिदिन बलात्कार के 87 मामले दर्ज हुए और साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज हुए हैं, जो कि 2018 की तुलना में 7% अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,236 मामले दर्ज हुए हैं। आंकड़ों के ही मुताबिक 2019 में बलात्कार के कुल 32,033 मामले दर्ज हुए, जो साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 7.3% था। नए आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत में प्रतिदिन हत्या के औसतन 69 मामले दर्ज किए गए हैं। 2019 में हत्या के कुल 28,918 मामले दर्ज किए गए, जो कि साल 2018 की तुलना में 0.3% कम है। विदेशियों के खिलाफ 2019 में सर्वाधिक संख्या में अपराध जो है वो दिल्ली में हुए हैं। दिल्ली में जो इसका दर है वो 30% से ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर है।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा 59,853 मामले दर्ज किए गए हैं। ये देश भर में इस तरह के अपराधों का 14.7% है। उसके बाद राजस्थान में 41,550 मामले, महाराष्ट्र में 37,181 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3,065 और मध्य प्रदेश में 2,085 मामले दर्ज किए गए हैं। बलात्कार के मामलों में राजस्थान 15.9% के साथ सबसे ऊपर रहा। उसके बाद केरल जो है वो 11.1% और हरियाणा जो है 10.9% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पर एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि साल 2019 में 150 एसिड हमले हुए, जिसमें से सबसे ज्यादा 42 उत्तर प्रदेश में और 36 पश्चिम बंगाल में हुए। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। इस साल जून में समाचार एजेंसी पीटीआई को देश विरोधी ठहराने और उस पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने की धमकी देने वाले प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र को प्रसार भारती बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी थी। प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा पीटीआई को बेहद सख्त लहजे में लिखा गया पत्र भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत में चीनी राजदूत का इंटरव्यू किए जाने पर भेजा गया था। उसी दौरान पीटीआई तब दक्षिणपंथी लोगों की आलोचना का शिकार हुआ जब उसने चीन में भारत के राजदूत का एक ट्वीट चला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सेनाओं को लद्दाख में एलएसी की अपनी तरफ वापस जाने की जरूरत है। ना तो चीन में भारत के राजदूत और ना ही विदेश मंत्रालय ने पीटीआई के ट्वीट पर कोई सवाल उठाया था, लेकिन सरकारी अधिकारियों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उस दावे के उलट था, जिसमें प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि भारत की सीमा में कोई भी नहीं घुसा है। पीटीआई को भेजे गए इस पत्र को प्रसार भारती बोर्ड से मंजूरी नहीं मिलने के खुलासे के बाद ये सवाल उठता है कि सार्वजनिक प्रसारण के शीर्ष अधिकारियों ने किसके कहने पर यह पत्र भेजा था। बता दें कि पीटीआई देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, जो साल 1949 से काम कर रही है। प्रसार भारती के समाचार सेवा प्रमुख समीर कुमार द्वारा पीटीआई के मुख्य मार्केटिंग अधिकारी को भेजे गए इस पत्र में पीटीआई की हालिया न्यूज कवरेज को राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक और इसके साथ ही भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कम आंकने वाला बताया गया था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।